अब मैं रिक्वेस्ट करता हूँ डॉक्टर नम्रता जेटली से कि वो अपने दृष्टिकोण और अनुभव से हमें अपने अनुभव बताएं। थैंक यू सो मच। बहुत बहुत धन्यवाद सुबीर जी, मेरे को ये अपॉर्चुनिटी देने के लिए। और जैसे आपने कहा था कि हम लोगों को केवल मुद्दे नहीं उठाना है, बट उसके क्या सॉल्यूशंस क्या हो सकते हैं अप्रोप्रिएट, उस पर भी बात करनी है। क्योंकि मैं मेरा जो रोल सेव द चिल्ड्रन में है, जो अमरीश जी ने बताया, इट इज पॉलिसी एंड प्रोग्राम इम्पैक्ट। जब भी हम लोग जितने लोग जुड़े हैं सरकार को अगर हमको इन्फ्लुएंस करना है तो वो एविडेंस की बात करते हैं। तो काफी चीजें हम लोगों को एनेक्डोटल न्यूज़पेपर से पढ़ के अपने एक्सपीरियंस को लेके मिलता है, बट हार्डकोर एविडेंस जो फील्ड से है, अगर एक बार उसको हम लोग सामने रखें फिर सरकार से बात करें, चाहे वो नीति डेवलपमेंट करने के लिए हो या उसका इम्प्लीमेंटेशन हो, तो वो ज्यादा प्रभावित होता है। तो मेरा जो प्रेजेंटेशन है, शुरुआत हम थोड़ा सा अपने एक एविडेंस बिल्डिंग के ऊपर करेंगे कि क्या हम लोगों ने अपने प्रोग्राम के थ्रू क्या हमने एविडेंस जनरेट करा है, और उस एविडेंस को लेके हम कैसे जो हम लोग अपना कार्यक्रम कर रहे हैं डिफरेंट स्टेट्स में उसको, और सरकार के लिए हमारे क्या सुझाव है, वो उस पे हम थोड़ा सा संक्षिप्त में बोलेंगे। सो फॉर दैट आई विल नीड टू डू अ प्रेजेंटेशन। तो मैं अपना स्क्रीन शेयर कर रही हूँ, प्लीज लेट मी नो कि आपको अगर दिखाई देता है तो। वेरी क्विकली आई विल रन थ्रू सम ऑफ द की फाइंडिंग्स जो हम लोगों ने एक रैपिड नीड असेसमेंट करा है उसको लेके, और उसके बाद ज्यादा चर्चा होगी कि हम लोग कर क्या रहे हैं और क्या करना चाहिए। जब तक ये थोड़ा सॉर्ट आउट होता है, मैं आपको ये बता दूं कि सेव द चिल्ड्रन के कार्यक्रम के बारे में आप लोग संक्षिप्त में जानते होंगे, बट मेनली हम लोग का जो कार्यक्रम है वो केवल प्रोग्राम रिलेटेड नहीं है कि हम लोग 15 स्टेट और 2 यूनियन टेरिटरीज में काम कर रहे हैं, पर हम लोग ऑल्सो पॉलिसी इन्फ्लुएंस के ऊपर बहुत काम करते हैं, और और एविडेंस जनरेशन पे। तो कोशिश यही होगी कि इस प्रेजेंटेशन के थ्रू हम आपको उन सारी चीजों में, आई थिंक ये हो नहीं पा रहा है, लेट मी जस्ट रन थ्रू द की फाइंडिंग्स। जब तक ये प्रेजेंटेशन हो नहीं पाएगा तो मेनली हम लोगों ने जो नम्रता जी, ये शायद इसमें ये ऑप्शन आ नहीं रहा है, तो मैं इट्स ओके, कोई बात नहीं, मैं आपको ऐसे ही बोल देती हूँ, कोई मुश्किल नहीं है। मैं की फाइंडिंग्स आप लोगों को शेयर कर देती हूँ, और नेक्स्ट वीक के करीब हम सारी वो जो रिपोर्ट हमारी है वो हम आपको शेयर कर देंगे। तो सेव द चिल्ड्रन का जैसे मैंने बोला है कि हम लोगों का कार्यक्रम आज के दिन में 15 स्टेट और 2 यूनियन टेरिटरीज में चल रहा है। तो संक्षिप्त में ये बताएंगे कि जब ये कोरोना वायरस का जब कंपोनेंट आया तो हम लोगों का इमीडिएट रिस्पांस, ह्यूमैनिटेरियन रिस्पांस भी था, जिसमें हम लोगों ने अपने जितने भी 15 स्टेट और 2 यूनियन टेरिटरीज में जहां हम लोगों का ऑलरेडी कार्यक्रम चल रहा है अपने पार्टनर्स के साथ, वहां पे हमने रिस्पांस प्लान और प्रिपेयर्डनेस प्लान बनाया। और एक इम्पॉर्टेंट चीज ये बताना चाहेंगे कि हम लोगों ने जो आपका रिलीफ वर्क होता है उसमें आप देखेंगे कि फूड आइटम्स और नॉन फूड आइटम्स लाइक हाइजीन किट्स, डिग्निटी किट्स, ये तो हमने प्रोवाइड करी ही, पर इस बार हम लोगों ने एक इम्पॉर्टेंट जो कंपोनेंट करा है वो प्रोवाइडिंग ऑफ एजुकेशन किट्स एंड लर्निंग किट्स, जिसमें प्री स्कूल किट्स थी और एजुकेशनल मटेरियल था। बिकॉज ये जरूरी है कि केवल शिक्षा के को रिलेटेड लेके हम लोग क्यों नहीं अपने रिस्पांस में ये इंटरवेंशंस लेते हैं। तो हम लोगों के रिस्पांस में इवन लर्निंग किट्स हुआ था, अवेयरनेस जनरेशन फ्रंटलाइन वर्कर्स के साथ काम करा था, और काफी सारा कंटिन्यूस एंगेजमेंट एंड अवेयरनेस बिल्डिंग बिटवीन पेरेंट्स, केयर गिवर्स और एजुकेटर्स के साथ काम हुआ था। तो ये तो हमारा रिस्पांस इंटरवेंशन था, ह्यूमैनिटेरियन रिस्पांस। बट एक जो इम्पोर्टेंट मुद्दा हम लोगों ने करा था वो था रैपिड नीड असेसमेंट। अपने जितने प्रोग्राम इंटरवेंशन साइट्स है वहां पे हमने अप्रैल में एक रैपिड नीड असेसमेंट करा था, और उसके बाद हम लोगों ने जून में अगेन रैपिड नीड असेसमेंट करा। और मेन कंपोनेंट ये था वो रैपिड नीड असेसमेंट का कि हम लोग ये देखना चाहते थे कि क्या इम्पैक्ट हुआ है कोविड और जो लॉकडाउन हुआ है वो बच्चों के ऊपर। और वो रैपिड नीड असेसमेंट काफी कॉम्प्रिहेंसिव था, जिसमें केवल एजुकेशन को ही ना लेके, बट हमने काफी ओवरऑल चैलेंजेस क्या फैमिली को फेस हो रहे हैं, क्या इकोनॉमिक चैलेंजेस हैं, क्या हेल्थ एंड न्यूट्रिशन सर्विसेज रिलेटेड है, एंड क्या एजुकेशन रिलेटेड है। तो ये हम लोगों का मेनली हम ये चाह रहे थे कि आज के प्रेजेंटेशन में जो मुख्य
फाइंडिंग्स हैं उस रैपिड नीड असेसमेंट की, वो हम शेयर करना चाहेंगे, क्योंकि बहुत कम ऐसी स्टडीज हुई होंगी कोविड के केस में जहाँ पे हमने 2 लेवल ऑफ असेसमेट करा उन्हीं फैमिलीज के साथ, एक अप्रैल में और एक जून में। जो अप्रैल वाला हमारा असेसमेंट था दैट वाज कवरिंग एटलीस्ट 7,400 रिस्पोंडेंट्स, और जो जून वाला हमारा था रैपिड नीड असेसमेंट वो 7,200 रिस्पोंडेंट्स को कवर कर रहा था। और ये भी बताने की जरूरी है, जैसे मैंने कहा कि ये पूरा 15 स्टेट और 2 यूनियन टेरिटरी, सो पूरे ही कंट्री को रिप्रेजेंट करा है। और जो हमारे मेन टारगेट ग्रुप्स थे जिससे हम लोगों ने डेटा इकट्ठा करा है वो हमारे वनरेबिलिटी इंडेक्स को लेके था। तो उसमें हम लोगों ने जो जिन हाउस होल्ड से ये डेटा इकट्ठा करा है वो ये थे जिन्होंने जिनके मदर वुमन हेडेड हाउस होल्ड है, जिनमें लोग 60 ईयर्स से ज्यादा हैं, जिनमें ऑफन्स ज्यादा हैं। तो उस तरह का एक वनरेबिलिटी इंडेक्स था जिसमें प्रेग्नेंट वुमेन है, जहाँ पे लैक्टेटिंग मदर्स हैं, तो वो एक वनरेबिलिटी इंडेक्स। तो जो हम फाइंडिंग्स आपको शेयर कर रहे हैं वो फाइंडिंग्स फ्रॉम द मोस्ट वनरेबल कम्युनिटीज की तरफ से, बिकॉज वो डेटा बहुत बहुत जरूरी है कि वी कैन बी एबल टू शेयर दैट काइंड ऑफ अ कंपोनेंट। अब मेन कंपोनेंट था इन टर्म्स ऑफ चैलेंजेस, बिकॉज हम लोगों ने मेन इश्यूज ये पूछा था उन लोगों से कि आपके पास ओवरऑल क्रिटिकल चैलेंजेस क्या हैं जो हाउस होल्ड्स ने फेस करे हैं। तो ओके, कैन यू जस्ट मूव अहेड? हाँ जी, शेयर, हाँ दिख रहा है, आप थोड़ा मूव करेंगे स्लाइड को? जी जी, इट्स ओके मित्र रंजन। हाँ, तो ये हम जो बता रहे थे कि कवरेज पूरा ही कंट्री को लेके हुआ है और हाउस होल्ड वनरेबिलिटीज थी। इफ यू कैन गो टू द नेक्स्ट स्लाइड मित्र रंजन जी। तो इसमें जो हम लोगों ने चैलेंजेस और इम्पैक्ट की बात करी है, तो जो आप अगर देखेंगे हमने उनसे हाउस होल्ड से पूछा था आपके टॉप 3 क्रूशियल चैलेंजेस क्या है। तो लिमिटेड कैश फॉर मीटिंग डे टू डे एक्सपेंसेस, ये एक मुख्य तौर पे एक चैलेंज आया है। और आप अगर देखेंगे तो अप्रैल में जो हमने डेटा इकट्ठा करा था और जो हमने जून में इकट्ठा करा है, ये वनरेबिलिटी ज्यादा बड़ी है। और लैक ऑफ लाइवलीहुड अपॉर्चुनिटीज की बात हुई थी एंड लैक ऑफ फूड सप्लाईज की बात हुई है। सो क्रिटिकल चैलेंजेस में हाउस होल्ड्स में डेफिनेटली दे आर फेसिंग एन इकोनॉमिक चैलेंज। और यहाँ तक कि अगर आप देखेंगे कि हमने उनसे ये भी पूछा था कि आप डेली नीड्स को मीट करने के क्या कर रहे हैं। एक इंक्रीज इन पीपल एक्चुअली केटरिंग टू क्रेडिट, मोर्टगेज, लोन, अपनी चीजें बेच रहे हैं। तो आप देखेंगे कि 45% जहाँ 25% राउंड 1 में लोगों ने बोला था, 45% राउंड 2 में लोगों ने बोला है कि हम लोगों ने ये काम अपना क्रेडिट लेना शुरू कर दिया है। और ऑल्सो सेलिंग हाउस होल्ड एसेट्स वो 11% है। तो देयर इज एन इम्पैक्ट ऑन लाइवलीहुड्स एंड फूड सफिशिएंसी का भी एक इश्यू है, जिसमें आप अगर देखेंगे तो 25% अर्बन रिस्पोंडेंट्स एंड 13% रूरल हाउस होल्ड्स ने बोला था कि उनके पास राशन लेस देन 7 डेज है। नेक्स्ट स्लाइड मित्र रंजन जी। फिर हमारा एक इम्पॉर्टेंट मुद्दा था इन टर्म्स ऑफ आपका क्या प्राइमरी कंसर्न है बच्चों को लेके। प्राइमरी कंसर्न अगर आप देखेंगे कि इकोनॉमिक चैलेंजेस हाउस होल्ड फेस कर रहे हैं, बट जब हमने उनको प्राइमरी कंसर्न पूछा था तो दे सेड चिल्ड्रन बीइंग आउट ऑफ स्कूल विद लैक ऑफ लर्निंग अपॉर्चुनिटीज, दैट वाज एन इम्पॉर्टेंट कंसर्न। ये है मुद्दा कि चिल्ड्रन बीइंग आउट ऑफ स्कूल विद लैक ऑफ लर्निंग अपॉर्चुनिटी, ये एक टॉप सेकेंड कंसर्न है फैमिलीज का, रूरल एज वेल एज अर्बन। तो चाहे वो इकोनॉमिक हादसे से गुजर रहे हैं, बट एजुकेशन एक बहुत बड़ा मुद्दा है बोथ रूरल एंड अर्बन हाउस होल्ड्स में। और जब हमने उनको पूछा कि क्या टॉप 3 एरियाज हैं जो कोविड की वजह से इम्पैक्ट हुए हैं, अगेन द पेरेंट्स सेड डिसकंटिन्यूएशन ऑफ चिल्ड्रंस एजुकेशन। सो दैट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट क्रिटिकल इशू टू बी केप्ट इन माइंड, दैट for these marginalized families, education of children is very, very critical. We did want to find out also because education और nutrition का बहुत एक important linkage है, तो we wanted to find out also in terms of क्या इनका access to safe and nutritious food है। तो हम ये आपको बताना चाहेंगे कि 1/3 of the households ने अभी भी राउंड 2 में बोला कि हमको टेक होम राशन नहीं मिला है, एंड 39% ने बोला कि हमको मिड डे मील नहीं मिला है अभी भी। तो ये एक इम्पॉर्टेंट मुद्दा है जो आपको अगर पॉलिसी इन्फ्लुएंस करना है तो इस तरह का डेटा जो 15 स्टेट और 2 यूनियन टेरिटरीज से हम लोग मोस्ट मार्जिनाइज्ड फैमिली से पिकअप कर रहे हैं। सो दैट इज एन इम्पॉर्टेंट, इट शोज एन इम्पॉर्टेंट एंड अ वेरी वेरी डिस्ट्रेसिंग ट्रेंड।
फिर हम लोगों ने कमिंग टू द एजुकेशन पार्ट, बिकॉज देयर वर अदर कंपोनेंट्स व्हिच आई डोंट वांट टू शेयर इन टर्म्स ऑफ द फाइंडिंग्स, वी वांटेड टू नो व्हाट आर द चिल्ड्रन डूइंग एट होम, बच्चे घर में क्या कर रहे हैं लॉकडाउन की स्थिति में। तो ये जून का डेटा है सर, तो इसमें हमने पूछा था, तो उसमें 37% ऑफ द रिस्पोंडेंट्स दे सेड दैट चिल्ड्रन आर प्लेइंग विदाउट लर्निंग। ये एक इम्पॉर्टेंट डेटा है कि हम लोग बात कर रहे हैं ऑनलाइन लर्निंग हो रही है, डिस्टेंस लर्निंग हो रही है, बट 37% of the parents, both in rural and urban areas, they said that they are playing without learning, and 30% said that the children are engaged or work at home. अगर आप ये इस पे अगर आप डिबेट देखेंगे तो बच्चों की लाइफ, एजुकेशन, न्यूट्रिशन, चाइल्ड प्रोटेक्शन, इस तरह से दे आर नॉट डिसइंटीग्रेटेड। तो अगर बच्चा अगर स्कूल नहीं जाएगा, देयर आर चांसेस ऑफ द चाइल्ड, if he's going to be dropping out, if she's going to be dropping out, there are whole issues of child protection related issues, which is there is a chances of the children getting into child labor, trafficking की बात हो रही है, अर्ली मैरिज की बात हो रही है। तो ये हमारा डेटा एक्चुअली कोरोबरेट कर रहा है, क्योंकि हम लोग जो डेटा अभी हमने लिया है वो हमारे प्रोग्राम साइट से है। So we have not been able to reach to children who are in street situation or children on the move. But even within the households, the parents have said that 30% of the children are working at home. So that actually provides a distressing trend to say what is it that's going to happen if it is going to continue. And this was for both boys and girls. We also wanted to find out in terms of access to educational support, क्योंकि हम लोग ये जानना चाह रहे थे कि अप्रैल की स्टडी में हम लोगों ने उतना डिटेल में नहीं पूछा था जितना हमने जून की स्टडी में पूछा था। तो जून की स्टडी का जो हम बता रहे हैं उसमें 41% ऑफ द हाउसहोल्ड्स ने बोला है कि उनको किसी भी तरह का सपोर्ट नहीं मिला है स्कूल से फॉर लर्निंग। दैट इज एन इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट एंड दिस इज फ्रॉम रूरल एंड अर्बन। सो दैट्स वन डेटा पॉइंट which we can really look at putting forth our arguments very forcefully to the government. 16% of the households ने report करा था कि children who could not avail online education, they could not avail it because of non-availability of mobile or network connection. So again, Sheshadri ji, जो आप बात कर रहे थे about digital divide, there is an indication of that also from the households. कि 16% ने कहा कि स्कूल दे रहा होगा बट हम एक्सेस नहीं कर पाए क्योंकि हमारे पास इंटरनेट और कनेक्टिविटी है ही नहीं। एंड सिमिलर ट्रेंड ये आपका बहुत रूरल एंड अर्बन में है। तो अगर मैं संक्षेप में बोलूंगी तो जो हम लोगों की स्टडी है एंड व्हाई वी हैव शेयर्ड इवन द इकोनॉमिक एंड द न्यूट्रिशन रिलेटेड चैलेंजेस, बिकॉज वी हैव टू सी द सोल्यूशन इन एन इंटीग्रेटेड मैनर। केवल एक यूनिफॉर्म सोल्यूशन उन फैमिलीज को देना हु आर स्ट्रगलिंग फॉर द बेसिक सर्वाइवल, जहाँ पे उनका the basic livelihood is being they're struggling for actually getting more than 7 days of nutrition उनके पास नहीं है, उनके लिए फिर भी एजुकेशन एक महत्वपूर्ण मुद्दा है। और because of these other components there is a lot more which needs to be desired. So this is in a nutshell is the evidence which we've got from the field. And इसमें फिर हम लोगों का ये जो rapid need assessment था, एक लार्ज मुद्दा इसमें ये था कि ये दिस शुड एक्चुअली इन्फ्लुएंस आवर प्रोग्रामिंग। तो मैं आपको थोड़ा सा संक्षेप में ये भी बताना चाहूंगी कि हम लोग सेव द चिल्ड्रन विद ऑल आवर पार्टनर्स जो फील्ड में हम लोग काम कर रहे हैं उसमें हमने कुछ प्रयास करे हैं जिसमें हम इंश्योर कर सके कि आई विल डू आई हैव 2-3 more minutes? Okay, 3 minutes. Yeah, sorry, because of that the presentation time. Yeah, so I don't want to kind of miss out on what we are doing. So इसमें हम 2-3 चीजों का प्रयास के बारे में मैं बताऊंगी कि एक तो हम लोगों ने जो ये बात हुई थी जो शेषाद्री जी ने भी बोला है कि कैसे parents and family, how can they be equal partners in ensuring learning happens. So I'm not saying input in terms of education, but learning happens. तो हम लोगों ने एक हम लोग का एक करिकुलम बना है ECC करिकुलम, उसको हम बोल रहे हैं गुलमोहर, जो बेसिकली एक करिकुलम है, गाइडेंस है जहाँ पे पेरेंट्स अर्ली लर्निंग को फैसिलिटेट कर सकते हैं घर में ही, अपने जो हाउस होल्ड मटीरियल जो अवेलेबल मटीरियल है उसको लेके अपने बच्चों का
का स्पेशली 3 to 6 years के जो बच्चे हैं उनकी लर्निंग जो उसमें 4 मेन कंपोनेंट्स हैं जिसको एक करिकुलम के बेसिस में हम लोगों ने एंगेज करा है। एंड हमारे जो फील्ड लेवल फैसिलिटेटर्स हैं वो इंश्योर कर रहे हैं कि घर के तो उसमें चाहे वो शेप्स के ऊपर बात हुई या नंबर्स के ऊपर बात हुई या साइको सोशल सपोर्ट की बात हुई या मोटर एबिलिटीज की बात हुई, कैसे पेरेंट्स ऑल्सो एंड इवन इफ दे आर इलिटरेट, इवन इफ दे हैव नॉट बीन टू स्कूल, हाउ दे कैन बी सपोर्टेड टू इंश्योर दैट द लर्निंग कंटिन्यूज. So that's a curriculum and a pedagogy behind it which we can share in more detail. We will be able to share that curriculum. And ये हम लोगों ने 6 states में already roll out कर लिया है हमारे program intervention sites में. We will be able to share that. दूसरा, क्योंकि डिजिटल डिवाइड की बात हो रही है तो हम लोगों का जो तेलंगाना में हम लोगों ने we worked with the SCRT and also the State Department of Education to ensure that we can use TSAT, so satellite or Doordarshan के through, how that could be a medium to provide subject specific academic support. तो जहाँ पे अगर इंटरनेट भी नहीं है तो एटलीस्ट दूरदर्शन टीवी हो, तो किस तरह से जैसे बात हुई है कि आप कुछ ना कुछ एक वाया मीडियम तो मिलना पड़ेगा कि लर्निंग रीचेस टू द मोस्ट मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटीज. द थर्ड बिट विच वी हैव आल्सो बीन वर्किंग इज हमारा एक कलेक्टिव था शिक्षा बैठक जो इट्स अ कलेक्टिव ऑफ टीचर्स. सो इफ दोस काइंड ऑफ फोरम वी हैव ट्राइड फैसिलिटेटिंग हाउ दोस टीचर्स फोरम कैन आल्सो प्रोवाइड peer learning support and get into some pedagogical innovations to be able to provide solutions to the government and also to the to each other, that how do you bridge this divide. केवल curriculum बनाना और technology use करना नहीं, but उसको आप किस तरह से facilitate कर पाओगे, even to get solutions for how do you address digital divide. उस पे हम लोगों ने एक काम करना हमने शुरू करा है. Enrollment because of COVID, I think some of those components of access जो हमको लगा था कि कुछ हद तक हम लोग वो दायरा क्रॉस कर चुके हैं. Again, we will have to get back to enhancing the enrollment once when the schools open. So so very quickly, I think we've also been doing that and also supporting education department in facilitating participatory discussion to involve parents on reopening of schools. So these are some examples we've done to engage the community, the teachers, as well as the parents to ensure that there's a safe return and continuity of learning happens. Thank you, and I'm so sorry about the technological glitch. Okay, so thank you. I think जो नम्रता जी ने प्रस्तुत किया उसमें महत्वपूर्ण बात ये थी कि हम लोग कई बार एहसास पे बात करते हैं और इन्होंने आंकड़ों के आधार पे बात की. सो ये एक अपना केस बनाने के लिए बहुत महत्वपूर्ण बात है. जो इनके सर्वे में प्रमुख बात थी कि इन्होंने 4 महीने के अंतराल में शुरुआत में और अंत में दोबारा देखा और बदलते आंकड़े हमारे सामने प्रस्तुत किए. एक जो बहुत महत्वपूर्ण धारणा जिस पे बात करने आगे की जरूरत होगी वो ये कि लोग मान के चलते हैं कि लोग गरीब परिवार से हैं तो इसलिए बच्चों के शिक्षा के बारे में ज्यादा चिंतित नहीं है. और जैसा इनके सर्वे में आया है, वास्तव में उनको उतनी ही चिंता है जितनी अपने खाने की या लाइवलीहुड की चिंता है, उतनी ही चिंता बच्चों के पढ़ाई को लेकर है. सो दैट्स अ वेरी स्ट्रॉन्ग साइन और मुझे लगता है कि सरकारों की जिम्मेदारी है कि उसको पूरा किया जाए. और इन्होंने अपने आगे और अन्य प्रयासों के बारे में बताया और इस तरह की चीज कई लोग कर रहे होंगे, बाद में हमें और शेयर करने का मौका भी मिलेगा. जो इनका पेरेंट्स के लिए एक पाठ्यक्रम है जिसमें साक्षर होना जरूरी नहीं है, लेकिन आप बच्चों के साथ कई चीजें कर सकते हैं. टीवी और पीयर लर्निंग की बातें इन्होंने की. सो ओवरऑल इन्होंने आंकड़ों से लेके अलग अलग इंटरवेंशंस तक की बातें की. एंड बाद में आई एम श्योर नम्रता जी देयर आर साइट्स एंड प्लेसेस वेयर पीपल कैन सी व्हाट यू हैव डन एंड यू कैन आल्सो शेयर द लिंक विद द ग्रुप लेटर इन द चैट. देन दे कैन लुक अप सम ऑफ दोस थिंग्स, सो दैट वुड बी वेरी वेरी हेल्पफुल. सो थैंक यू सो मच. सो कुछ छोटे छोटे सवाल आए, मैं चाह रहा था एक दो छोटे सवालों पे हम लोग बात कर लें और फिर हम थोड़े बड़े सवालों पे आएंगे. हम मान के चल रहे हैं हमारे पास कम से कम 15 मिनट का टाइम और है. तो एक ये किसी ने पूछा कि आई थिंक नम्रता जी की स्टडी में आया था और ये मैं तीनों स्पीकर से पूछ रहा हूँ, क्या बच्चे स्कूल में नहीं है, बच्चे घर में खेल रहे हैं, तो क्या खेलना उनके लिए उपयोगी नहीं है? तो खेलने से क्या वो सीखते नहीं है? खेलना कोई बुरी बात है क्या? हम लोग खेलने को लेकर इतने चिंतित क्यों है? What do you think? Namrata ji, you have any view on this? Oh yes, definitely. So there was, let me give you another finding vis-a-vis the same concept.
there was about 39% of the households who reported that children are playing with learning supported by parents. So हम ये नहीं बोल रहे हैं कि playing in itself is problematic, but there's also a question that are they playing and also learning? And this is the whole concept of कि family can also be an area of learning, and where through play also learning can be facilitated. So how do you really reimagine the process of learning? Does it only have to be transactional from teacher to student, but can play also be a medium of learning? And that is so that's another question we asked, and we definitely, I would agree. Why should, but if the only component is if playing is happening continuously, without learning, then I think there is some component of so that's an unbalanced kind of a component. So how do you balance this whole bit about play and learning so that it can support each other? Okay, let me ask. Let's go further ahead. I want to start with Abhimanyu ji and then go to the others as well on this. हम तीनों ने ये कहा कि समुदाय को जोड़ना, उन पे विश्वास करना बड़ा महत्वपूर्ण है. The problem is, जो एक दूसरे तरीके से कहा जाता, how do you rescue the oppressor from being the oppressor? यानी समस्या ये नहीं है कि समुदाय को हम सिखाएं या वो तो कर ही सकते हैं बहुत कुछ, लेकिन जिनकी जिम्मेदारी है कि वो समुदाय तक पहुंचे, जो उनको जगह दें, उनको सोचने का मौका दें. डिसेंट्रलाइजेशन का मतलब है किसी को अपने आप से कुछ कम करके दूसरे के लिए छोड़ना है. So how do you encourage governments, officials, established structures and powers to share their responsibility and power with communities and others? Only then can this whole thing actually work. So any thing which has worked, जैसे I think दूसरा दशक ने तो खैर लंबे 20 साल लगा के अपने लोकल एरिया में तो काफी ऐसी चीज बनाई है कि शायद ये आसानी से कर पाए. So we learned some of that from them, how that happened. But views from all the three speakers on how to address this aspect of decentralization. Namrata, Seshagiri, any views? Namrata, would you like to respond? I'll come in after that. Yeah. Very quickly, I think, this whole piece of decentralization, this debate has been going on since the 73rd Constitutional Amendment Act. And unfortunately, I think one is we just need to ensure that the system is implemented to its core, and that the government should be held accountable to ensure that, what are the rights of the panchayats, and even the 74th Constitutional Amendment, what are the rights of the municipalities gets done in, and it's not kind of lost in this whole piece of, having other components working on. What would be also very important is we have to keep pushing this demand of ensuring decentralization of education to the government. We have to monitor whether the kind of so-called policies and programs are being implemented in the right spirit. We have to also generate evidence to show to the government and to the education department that when you engage the communities, it does show, it results in positive change. So whether we are talking about strengthening, school management committees or mothers groups, or even so in Save the Children, our programming, we have a very strong, engagement model of ensuring that children, their parents are involved in this whole process of education. So I think that demonstrated evidence needs to be re-emphasized so that they just don't become structures where they're part of a government machinery, but they're not really functional. We have to ensure they become functional, more so now with COVID, where we are again revisiting and again reinforcing the fact that, it will have to be, education cannot be driven only from one side. It will have to be community driven and community owned also. Right. Yeah. Okay, so we have another few minutes to go, and मैं देख रहा हूँ बार-बार कुछ पेरेंट्स ये सवाल उठा रहे हैं कि हमारी जो फीस है उसका क्या होगा. ये मुद्दा हम इसलिए नहीं ले रहे थे क्योंकि एक लार्जर स्ट्रक्चरल पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो बच्चों के सीखने में बहुत सारे पहलू हैं, लेकिन ये मुद्दा है. मुझे लगता है इस पे आई विल रिक्वेस्ट पैनलिस्ट कि आप इस पे थोड़ा बोलिएगा. तो मैं 2 क्वेश्चंस आपके सामने रख रहा हूँ और हर एक से हम इन दोनों के बारे में सुनेंगे, उसके बाद ही हम बंद करेंगे. So पहला क्वेश्चन तो ये है कि ये जो मुद्दा भी हो गया है कि बहुत सारे जो प्राइवेट स्कूल्स हैं जो खुद बंद होने की कगार पर हैं,
वो पेरेंट्स से फीस मांग रहे हैं और पेरेंट्स जो खुद बेरोजगार हो चुके हैं वो फीस नहीं दे सकते या कम दे सकते हैं। सो इस मुद्दे के बारे में अगर आप लोगों को कुछ भी कहना हो, वॉट एवर योर व्यूज, दैट वुड बी। एंड अगेन शायद ये डिसेंट्रलाइजेशन से इस तरीके से जुड़ा है कि अगर पंचायतों के हाथ में कुछ चीजें होती और हमारे स्थानीय जो अभिमन्यु सर सामुदायिक स्कूल बोल रहे थे, वो स्कूल ऐसे होते जहां पे बच्चों को अच्छी शिक्षा मिलती, तो शायद ये फीस वाले मुद्दे पे हम लोग बात ही नहीं कर रहे होते। तो बट नेवरदलेस इस पे आई विल रिक्वेस्ट एवरीवन टू स्पीक। देयर इज अ सेकंड इक्वली इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और ये हमारे लिए बड़ा जरूरी है। अगर आपसे कोई स्टेट गवर्नमेंट कहती है कि अभी हम क्या करें, बताओ जो हम नहीं कर रहे हैं, कोई हमें ऐसी कम से कम 2 चीजें बताइए जो हम तेजी से कर सकते हैं, जिसका जल्दी कुछ रिजल्ट मिल सकता है, और कम से कम एक चीज बताइए जो थोड़ा लंबे समय के लिए हो। तो व्हाट इज योर टॉप मोस्ट सजेशन? एंड आप किसी की बात को रिपीट कर सकते हैं, दैट इज फाइन, उससे हमको पता लगेगा कि वो कितना जरूरी है। व्हाट वी आर लुकिंग फॉर इज, अगर मैं सरकार में होता तो मैं आपसे निश्चित पूछता ही कि ठीक है आपने बहुत बोल दिया, ये खराब है वो खराब है, आप करना क्या है बताइए। तो क्या करना है आपके अनुभव के अनुसार, जो ऑलरेडी आप कर रहे हैं उनमें से कौन सी चीजें हैं जो सच में, अगर 2 ही चीजें होती, कौन सी 2 चीजें होती जो मुझे अगले 4-5 महीने में कुछ रिजल्ट दिखाती, और कौन सी एक चीज ऐसी होती जो कम से कम 1-2 साल में मुझे कुछ रिजल्ट दिखाती? इसके बारे में आप क्या कहते हैं? सो फीस प्लस सरकारों को क्या करना चाहिए इसके बारे में, नम्रता? Yeah. So I think I've also said it in my earlier presentation. So एक जो बहुत बड़ा मुद्दा हम definitely बोलेंगे, क्योंकि अब वो एक reality हो गया है. How do you ensure कि हर बच्चा safely return हो आंगनवाड़ी सेंटर और schools में? तो इसके लिए I think सरकार जो भी कर रही है, it is very important कि they engage the civil society organizations, the parents, the panchayats to actually support in ensuring that जो let's say guidelines की भी बात हो रही है कि you ensure that safe return guidelines are being developed, and there is this directive that it will be developed only post the Ministry of Health and Family Welfare sign off. But I think it's very important there has to be a process of consultation where the inputs from the civil society organizations, parents also is there to how to ensure that these guidelines are developed so that the children can come back to Anganwadi centers and schools. So that was one. Let it not be a top-down kind of a thing, because there's certain merit in getting local solutions, and you would be surprised the kind of innovative and relevant solutions which parents can come up, bring up, and panchayats can bring out in terms of the context-specific reality. So that is one. The other bit is which we've already been talking is आपको कैसे ensure करेंगे कि continuity of all children. I'm highlighting all because I think ये बहुत कई बार जब हम लोग policy makers या हम लोग जब अपना guidelines भी बनाते हैं, we take the majority in view. We will have to start focusing on the last child and then ensure that solutions are made to ensure that the last child is not left behind. And now that is where the focus also now needs to be. So उसके लिए आप कैसे करेंगे कि उस बच्चे को दिमाग में रख के आप क्या solutions बना रहे हैं? अगर वो digital issue की बात है, तो then अगर technology is the solution, then you ensure that they have access to that infrastructure. Build it in your budgeting process. Negotiate with the government to say access to technology is a right for every family. And then so I think those are larger, it may seem a very idealistic thing, but fundamentally, why should the solutions be keeping in mind the majority and losing out on the smaller level? So how do you, and there again, I would say, a kind of a discussion like this, where we are looking at innovative community-based models, which will definitely be more time consuming, but we have to ensure that that also gets addressed. So that's the second bit. It's difficult, but it has to be done. Without that, we're not doing justice to this whole debate. That's the second bit. Third bit is, I think, COVID has had a mammoth impact on the psychosocial and emotional health of everyone, especially children. Now, how do you ensure that that gets addressed? So you may emphasize कि आप curriculum बना रहे हैं, curriculum कम कर रहे हैं, but what about addressing this whole issue of the psychosocial support? कितने government interventions हैं, schools हैं, जहाँ पे आपके पास counselors हैं who are trained to provide that kind of a support?
but that is going to have cost implications, but that is something which needs to be inbuilt. Same kind of education जो एक बच्चा जो प्राइवेट स्कूल में जा रहा है, जो उसकी फैसिलिटीज हैं, वो क्यों नहीं हम लोग अपने दिमाग में रखते हैं जब हम सबसे पिछड़ा हुआ वर्ग है उस बच्चे को लेके, क्या उसको साइको सोशल सपोर्ट की जरूरत नहीं है? तो आई थिंक दोज आर लॉन्गर फंडामेंटल कंपोनेंट्स. I think those are very important that ये COVID अभी आया है, it's going to be a long drawn process. How do we ensure that we develop emergency preparedness response and resilient schools? Let's say again if the schools have to shut down. So somewhere I think those kind of components also need to be kept in mind. And fifth is, like I was saying, an integrated programming approach and programming solution. जहाँ पे आप सब सारे मुद्दों को लेके अपने solution पे. I'm sorry I kind of went beyond the 3 suggestions, but yeah, it's a good platform. right. हाँ, थैंक यू. तो हम लोग अपने टाइम से थोड़ा 10 मिनट आगे बढ़ गए, लेकिन आई थिंक काफ़ी सारी चीज़ें निकली हैं. मैं एक एक चीज़ को भी दोहरा के नहीं कहने जा रहा हूँ. कुछ जो प्रमुख सारांश की तरह अगर मैं देखूं तो ये स्पष्ट है, और लोगों के कमेंट्स को भी अभी मैं ध्यान में ले रहा हूँ ये कहते हुए कि स्कूल जो है वो केवल पढ़ाई के लिए नहीं है, ये लर्निंग आउटकम्स के लिए नहीं, वहाँ बहुत कुछ और होता है. बच्चे खेलते हैं, उनको पोषाहार मिलता है, ड्रेस मिलती है, 50-100 तरह की चीजें होती हैं, समुदाय का जुड़ाव है. तो स्कूल बंद होने से केवल लर्निंग लॉस हो रहा है यही काफी नहीं है, बहुत सारे और तरह के नुकसान हो रहे हैं जो कि जिस पे फोकस करना बहुत जरूरी है. हर व्यक्ति को इसकी चिंता है, और जिनके बारे में सोचा जाता है कि ये तो गरीब है, इसकी ओर ध्यान नहीं देते, उनको भी उतनी ही चिंता जितनी किसी और. ये हमारे सामने आया कि जमीन पे 1, 2 या 3 नहीं बल्कि बहुत तरह के अलग अलग काम हो रहे हैं. सो वन, एक तो आरटी फोरम से आई विल रिक्वेस्ट कि अगर आप इनका एक कंपाइलेशन करके तेजी से शेयर कर पाएं, और खास तौर पे जो कमेंट्स में कई लोगों ने लिखा कि हम लोग ये कर रहे हैं या ये कर रहे हैं, और जैसे जो आप लोगों ने शेयर किया है, तीनों स्पीकर्स ने जो शेयर किया है उसके मटेरियल्स की मांग भी हो रही है. तो इट विल बी वेरी गुड अगर आप उनको शेयर करते हैं आरटी फोरम से, एंड आरटी फोरम मेक्स देम अवेलेबल. तो जितने भी लोग उनकी मांग कर रहे थे, यू कैन सी दैट. So one is that there is a variety of options जो कि locally possible है, पर इन सब के पीछे जो एक इम्पोर्टेंट बात है वो ये है कि हर व्यक्ति वैसे तो कोविड से पीड़ित है, पर अगर उसको अपनी भूमिका निभाने का मौका मिले तो वो कोविड पे जीत पाने वाला व्यक्ति भी है. ये जो डिसेंट्रलाइजेशन के पीछे बार बार बात हो रही है वो ये है कि अगर हम जो अपनी जगह लोग कर सकते हैं वो करने का मौका नहीं देंगे तो ये पूरी लड़ाई हम हारने वाले हैं. तो कई बार ये जिसको कहा जाता है कि पावर लाइज इन गिविंग अप पावर, कि हमारे लोग जिनके हाथ में अभी ये निर्णय लेने की क्षमता है वो तभी असली निर्णय ले पाएंगे जब वो उस क्षमता को दूसरों को दें. ये सबसे बड़ा निर्णय हो सकता है. सो आई थिंक इंस्टेड ऑफ एक 50 तरह के स्पेसिफिक रिकमेंडेशंस की जगह आई थिंक ये एक सबसे महत्वपूर्ण बात है कि कैसे हम हर एक व्यक्ति को सशक्त करें कि वो अपने जगह पे, अपने स्तर पर, अपने तरीके से इसका सामना करें और इससे उभरें. सो थैंक यू सो मच टू ऑल द स्पीकर्स. थैंक यू आप जितने लोगों ने अटेंड किया, जितने लोगों ने कमेंट्स दिए. कई लोगों के कमेंट्स हम ले नहीं पाए, आई एम वेरी सॉरी, ये छोटे से टाइम में इतना मुश्किल था, लेकिन कुछ हमने लिए भी जिन्होंने बहुत हमको तंग करके कहा कि आप तो बिल्कुल ध्यान नहीं दे रहे हैं. उनकी बात हमने जरूर सुनी. आगे के लिए आपको शिक्षा मिलती है कि ऐसा किया कीजिए, जरूर भाग लीजिए. सो थैंक यू वेरी मच. सो हमारी ओर से ये अभी हिस्सा पूरा. अमरीश जी, इफ यू वुड लाइक टू वाइंड अप, या मित्र रंजन. बहुत बहुत धन्यवाद सुधीर भाई, बहुत ही बढ़िया मॉडरेशन किया आपने इस सेशन का, और वंडरफुली यू रेज द क्वेश्चंस, एंड पैनल मेंबर्स ने भी काफी अच्छे से रिस्पॉन्ड किया. और मैं समझता हूँ कि बहुत सारे इसमें इंसाइट्स भी मिली हैं ऑडियंस को कि क्या क्या इंफॉर्मेशन भी, क्या क्या एक्सपेरिमेंट हो रहे हैं, और बहुत कमेंट भी मैं देख रहा हूँ, लोग काफी इस पर अप्रिशिएट कर रहे हैं. तो इन सारे प्रयोगों से मिलकर के ही भारत बनता है. भारत एक विविधताओं पूर्ण देश है, विविधताओं का देश है. ये कोई मोनोटोनस सिस्टम या मोनोटोनस आइडियाज या मोनोटोनस टाइप के जो एडमिनिस्ट्रेटिव रूल्स हैं भारत में चलना नहीं है. भारत चलेगा तो अपनी डाइवर्सिटी के साथ चलेगा.
तो इसलिए हम एक्सपेरिमेंट्स को भी उतना ही महत्व के साथ देखते हैं और उससे सीखने की कोशिश करते हैं। दूसरी बात यह है कि जो बात अभी उभर के आई है वो ये है कि इस दौर में जहां पर 30 करोड़ के करीब बच्चों का सवाल है, उसमें सरकार की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है और सरकार को इसमें बहुत ही प्रोएक्टिव रोल लेना पड़ेगा और उसके लिए उसे जो एक्सपर्ट्स हैं, जो उस विषय को समझते और जानते हैं, उनसे बात करनी पड़ेगी। हमें संकट ये हो रहा है कि ज्ञान की एजेंसी बदल रही है। पहले वो टीचर थे, पहले वो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन थे, पहले वो जो है एनसीईआरटी, एससीईआरटी, बहुत सारे एकेडमिशियंस थे। अब वो टेक्नोलॉजी कंपनियां हो रही हैं ज्ञान की एजेंसी। ये बड़ा खतरा हमारे सामने मौजूद है। वो अब हमारे लिए करिकुलम बना रही है, वो हमारे लिए अब जो है डिजिटल प्रोग्रामिंग के जरिए लोगों की लर्निंग का पूरा कोर्स बना रही है और ये अगर होने लगेगा तो बहुत दिक्कत हो जाएगी। हम चाहते हैं कि सरकार शिक्षाविदों से बात करे, टीचर से बात करे। टीचर सबसे बढ़िया चेंज एजेंट है जो कि सरकार को बता सकता है कि किस संकट में क्या एप्रोप्रिएट मेथोडोलॉजी अडॉप्ट की जानी चाहिए लर्निंग की। वो मुझे लगता है कि इस पर तो हम सबको अपने तरीके से सरकार को ये कन्विंस करना चाहिए कि ये मल्टी मिलेनियर्स के चक्कर में, टेक्नोलॉजी कंपनीज के चक्कर में न पड़े, बल्कि जो विषय को जानते समझते हैं प्रैक्टिशनर्स से बात करें, जिनके पास बहुत लंबा अनुभव है। इन सब से बात करके इस संकट में लोगों को जोड़े रखने का और लर्निंग का जारी रखने का की बात करें। तो ये मैं ये दरखास्त करना चाहता हूँ आप सबके माध्यम से, क्योंकि अभिमन्यु सिंह जैसे हमारे पास यहाँ इसमें पैनल में बहुत ही विद्वान स्पीकर भी थे और सेव द चिल्ड्रन जैसा ऑर्गेनाइजेशन एंड यूनिसेफ, तो इसलिए ये बात जानी चाहिए कि सरकार जो सही लोग हैं उनसे बातचीत करे, उनसे बात करके रास्ता निकाले, क्योंकि अभी रास्ता निकालने का ही सवाल है। 2 सूचनाएं मैं देना चाहता हूं। एक ये कि देश भर के जो राइट बेस्ड ऑर्गेनाइजेशंस नेटवर्क्स हैं, उन्होंने एक पार्लियामेंट करने का फैसला किया है, क्योंकि पार्लियामेंट तो डिसफंक्शनल हो गई। पार्लियामेंट तो बैठ ही नहीं रही है इस पूरे पीरियड में, जो देश की सबसे बड़ी संचालक संस्था है डेमोक्रेसी को प्रोटेक्ट करना और उसको इंश्योर करने की जो सबसे बड़ी, ग्रीवांस को रिड्रेस करने की जो सबसे बड़ी संस्था है, वो उसकी कोई मीटिंग हो नहीं रही है। तो सबने ये सोचा कि क्यों ना हम एक जनता पार्लियामेंट ऑर्गेनाइज करें। तो वी आर ऑर्गेनाइजिंग ए जनता पार्लियामेंट। वी आर इनवाइटिंग पार्लियामेंटेरियंस ऑल्सो, एक्टिविस्ट, प्रैक्टिशनर्स, ग्रासरूट लोगों को लेके अलग अलग थीम पर 14 अगस्त को हेल्थ पर है, वहां से शुरू कर रहे हैं हम, और 20 अगस्त तक इस जनता पार्लियामेंट को ऑर्गेनाइज कर रहे हैं। एंड एजुकेशन का सेशन 17 को है, 17 अगस्त को, एंड आई विल इन्फॉर्म ऑल ऑफ यू एंड आई विल इनवाइट ऑल ऑफ यू टू टेक द पार्ट। और वो पार्लियामेंट की तरह ही उसको डिजाइन किया जाएगा, उसमें पार्लियामेंटेरियंस को भी बुलाया जाएगा ताकि मुद्दों को सुने, वो बोलने के लिए नहीं बल्कि सुनने के लिए उनको इनवाइट किया जाएगा कि जब रियल पार्लियामेंट शुरू हो तब वो इन मुद्दों को वहां उठाएं। वो जनता के प्रतिनिधि हैं, उससे हमें बहुत उम्मीद है और उम्मीद है कि हमारी आवाज बनेगी वो पार्लियामेंट के अंदर। तो एक तो ये जनता पार्लियामेंट ऑर्गेनाइज की जा रही है, इसकी हम आपको हम सभी लोगों को इसकी सूचना देना चाहते हैं। दूसरी बात यह है कि एनएचआरसी ने एक कमेटी कॉन्स्टिट्यूट की है और वो उस कमेटी में अलग अलग थीमेटिक एरियाज के लोग हैं। वो लोग कंप्लेंट्स कलेक्ट कर रहे हैं कि क्या वायलेशंस हो रहे हैं, राइट्स के क्या वायलेशंस हो रहे हैं। हमारे जो है, जो जैसे एजुकेशन इज ए फंडामेंटल राइट, वी हैव ए राइट टू एजुकेशन एक्ट इन प्लेस। तो अगर ये फंडामेंटल राइट है, राइट टू एजुकेशन कानून लागू है, तो वो कानून नहीं अमल में आ पाया, ये अलग विषय है, लेकिन हर बच्चे को ये कानूनी हक तो है शिक्षा हासिल करने का। तो उसके राइट्स का कैसे वायलेशन हो रहा है, इसके सवाल को लेके, या मिड डे मील का सवाल, या और जो अब्यूजेज हो रहे हैं, इन सब सवालों पर जो भी कंप्लेंट्स हो हम लोग उसे इकट्ठा कर रहे हैं। आई हैव शेयर्ड द
मेल ऑफ RTE Forum national.rtforum@gmail.com, उसको जितना जल्दी हो सके 31 जुलाई तक अगर भेज दे तो RTE Forum will collate all these complaints and we will submit to the NHRC within the time that committee। तो ये सूचनाएं देनी थी। तीसरी बात ये कि ये प्राइवेटाइजेशन का एक बड़ा इशू जरूर हमारे देश में होता है। अभी हमने हिमाचल की एक छोटी सी खबर पढ़ी, शायद देश के और भी हिस्सों में हो रहा है। एक गरीब आदमी ने अपने परिवार की आमदनी का जो जरिया था गाय बेच दिया। क्यों बेच दिया? क्योंकि उसको अपने बच्चे के लिए स्मार्टफोन खरीदना था और स्कूल को फीस देनी थी। मतलब कि शिक्षा उसके बच्चे के लिए इतनी जरूरी है कि आमदनी का जो साधन एकमात्र गाय थी जिसके दूध के जरिए वो इकट्ठा करता था अपने परिवार को चलाता, तो उसको बेच दिया उसने। तो एक प्राइवेटाइजेशन और कमर्शियलाइजेशन का एक बड़ा खतरा है इस देश में कि ये धीरे धीरे अगर बढ़ गया 50% बच्चे जो जा रहे हैं प्राइवेट स्कूल और प्राइवेटाइजेशन और कमर्शियलाइजेशन बड़े पैमाने, बहुत सारे फाउंडेशन सब MHRD के इर्द गिर्द घूमने लगे हैं। तो ये एक बड़ा खतरा है प्राइवेटाइजेशन और डिजिटलाइजेशन भी कहीं अगर प्राइवेटाइजेशन को ही इंक्रीज करने का साधन बन जाएगा तो और खतरनाक बात हो जाएगी। तो ये सब बातें हैं और बहुत ही मुझे अच्छा लगा कि ये बड़ा ही रिच और बड़ा ही कॉम्प्रिहेंसिव सेशन था और सभी स्पीकर्स को, अभिमन्यु जी को, नम्रता जी को, शेषागिरी जी को और आपको, यू आर द की पर्सन देयर, तो आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद और ऑडियंस को भी बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत ही एमिनेंट लोग भी इस सभा को सुन रहे थे, इसमें शामिल थे बहुत सारे शिक्षाविद, एक्टिविस्ट। जस्ट आई एम लुकिंग सीइंग वेंकट रेड्डी आल्सो हियर। सो बहुत सारे लोग, जॉन कुरियन, प्रोफेसर गोविंदा, बहुत सारे लोग, ललित जुनेजा, बहुत सारे लोग इसमें शामिल थे, शांता जी भी शामिल थे। तो आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू फॉर एवरीथिंग। थैंक यू सबको, नमस्कार, धन्यवाद।